Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Nimra Zafar. This video is made by Law Mentoring. Before watching the video, it's a humble request to please subscribe the channel and hit the bell icon so that you may get notifications about the new videos timely. टॉपिक स्टार्ट करने से पहले एक बात क्लियर कर दूं कि अगर आपको हमारे चैनल से कोई वीडियो नहीं मिल रही तो टॉपिक लिखने के बाद सर्च बार में बाय लॉ मेंटोरिंग लिखकर सर्च करेंगे तो आपको टॉपिक इजीली मिल जाएगा। एक और बात कि अगर किसी भी स्टूडेंट को किसी भी टॉपिक से रिलेटेड या जो मैं वीडियो बना रही हूँ इससे रिलेटेड नोट्स चाहिए हों तो इंस्टाग्राम पे पेज है लॉ नोट्स 8 के नाम से, तो आप वहाँ जाकर कांटेक्ट कर सकते हैं और जिस भी टॉपिक पर आपको नोट्स चाहिए हों आप मांग सकते हैं, आपको नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे इन अ वेरी लो प्राइस। अब आते हैं स्ट्रेट अपने टॉपिक की तरफ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आर्टिकल 74 एंड आर्टिकल 75 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 विच इज़ अबाउट द लेजिस्लेटिव प्रोसीजर्स, जो कि एक लॉ मेकिंग बॉडी है पाकिस्तान की पार्लियामेंट। वो लॉज कैसे बनाएगी, प्रोसीजर क्या होता है, इसके बारे में आर्टिकल 74 और 75 इससे पहले भी मैं आर्टिकल्स पर वीडियो बना चुकी हूँ जो लेजिस्लेशन से ही रिलेटेड हैं कि लेजिस्लेशन जो है वो कैसे होगी। आर्टिकल 74 क्या कहता है? फेडरल गवर्नमेंट्स कंसेंट रिक्वायर्ड फॉर फाइनेंशियल बिल्स। इस बात का मैंने आपको पिछली वीडियोस में भी बताया कि जो बिल मनी बिल होते हैं, जो फाइनेंशियल मैटर्स होते हैं, उनसे रिलेटेड जो भी बिल पास होना होता है मजलिस शुरा में, वो ओरिजिनेट कहाँ से होता है? नेशनल असम्बली से होता है। उसकी वजह क्या है? नेशनल असम्बली से ओरिजिनेट होने की वजह यह है कि फेडरल गवर्नमेंट जो है, जिसकी हुकूमत है, उसकी कंसेंट के बगैर बिल पास नहीं हो सकता। ठीक है, क्योंकि उनकी हुकूमत है, जितने फाइनेंशियल मैटर्स हैं वो उनकी कंसेंट के बगैर पास कैसे हो सकता है वो बिल। तो ऐसा कोई भी मनी बिल या कोई भी एक्सपेंडिचर्स जो कि फेडरल गवर्नमेंट कंसोलिडेटेड फंड से रिलेटेड हों या विड्रॉल फ्रॉम द पब्लिक अकाउंट, कोई भी फाइनेंशियल मामलात हों, मतलब जितने ये पॉइंट्स मैंने लिखे हुए हैं, स्टेट बैंक से रिलेटेड कोई भी मामला है, कोई ऐसा मामला है जिससे पाकिस्तान की करेंसी या कॉइनेज पर फ़र्क पड़ रहा है, इन शॉर्ट कहने का मतलब ये है कि पाकिस्तान के जितने फाइनेंशियल मैटर्स होते हैं उनसे रिलेटेड जब कोई बिल पास होता है या उन बिल्स में अमेंडमेंट होनी होती है तो ये बिल फेडरल गवर्नमेंट की कंसेंट के बगैर पास नहीं हो सकते, ना ही उनकी कंसेंट के बगैर ये बिल इंट्रोड्यूस हो सकते हैं। ठीक है, मतलब ये जितने भी मैटर्स हैं शैल नॉट मतलब मैंडेटरी है, शैल नॉट बी मूव्ड और इंट्रोड्यूस्ड एक्सेप्ट बाय और विद द कंसेंट ऑफ फेडरल गवर्नमेंट। अगर किसी और हाउस ने ओरिजिनेट करना है ये बिल तो उसको फेडरल गवर्नमेंट की परमिशन लेनी पड़ेगी पहले, फिर ही ओरिजिनेट कर सकता है, अदरवाइज नहीं कर सकता। ना ही ऐसा कोई बिल मूव होगा या बिल पास होगा विदाउट द कंसेंट ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट। उसके बाद आ जाता है आर्टिकल 75 प्रेसिडेंट्स असेंट टू बिल। बहुत इजी आर्टिकल है कि जब भी कोई बिल पास होता है एंड पर किसके पास जाता है? प्रेसिडेंट के पास जाता है। किस चीज़ के लिए? असेंट के लिए, कि वो अपनी कंसेंट दे और उस बिल के ऊपर सिग्नेचर कर सके ताकि वो बिल पास होकर क्या बन सके? एक्ट बन सके, एक लॉ बन सके। ठीक है, तो क्या होता है जब दोनों हाउसेज से, सेनेट और नेशनल असेंबली दोनों हाउसेज से बिल पास होकर किसके पास जाता है? प्रेसिडेंट के पास जाता है। तो प्रेसिडेंट ने विद इन 10 डेज उसके ऊपर सिग्नेचर करने होते हैं, अपनी असेंट देनी होती है, या फिर उसके पास एक ऑप्शन होता है कि अगर वो बिल उसको लगता है कि इसके अंदर अभी कोई कमी है तो वो रिकंसिडरेशन के लिए वापस पार्लियामेंट में वो बिल भेजेगा, रिटर्न करेगा। कहाँ? वापस पार्लियामेंट में, कि इसमें ये कमी बेशी है, इसको एक दफ़ा रिकंसिडर किया जाए। ठीक है, 10 डेज़ का टाइम होता है, विद इन 10 डेज़ वो ये काम कर सकता है। ठीक है, या तो असेंट देगा, उसके ऊपर सिग्नेचर करेगा, या तो वापस भेज देगा। दूसरी बात, जब वो वापस भेज देगा तो मजलिस शुरा के जो दोनों हाउसेज हैं वो उसको रिकंसिडर करेंगी, उस पर दोनों हाउसेज की वोटिंग होगी। जब मेजॉरिटी का वोट उसे हासिल हो जाएगा उस बिल को, और वो बिल जो है वो दोबारा विदाउट एनी अमेंडमेंट या विद अमेंडमेंट जिस भी तरीके से पास होकर दोबारा प्रेसिडेंट के पास जाएगा, प्रेसिडेंट के पास उसके बाद दोबारा से 10 दिन का वक्त है। लेकिन 10 दिन का वक्त है कि वो उसके ऊपर सिग्नेचर करे, उसको अपनी कंसेंट दे, दोबारा से रिकंसिडरेशन के लिए नहीं वो भेज सकता। उसके पास रिकंसिडरेशन का जो ऑप्शन था वो एक ही दफ़ा मौजूद था। ठीक है, तो प्रेसिडेंट शैल गिव द असेंट विद इन 10 डेज। 10 डेज़ के लिए के अंदर वो जो है उस पर सिग्नेचर करेगा, असेंट देगा। अगर नहीं देता तो यही समझा जाएगा कि बिल पास हो गया, और वो बिल पास हो भी जाना है। मतलब प्रेसिडेंट का सिर्फ इतना सा ही काम है कि वो लाजमी है कि 10 डेज़ के अंदर अपनी कंसेंट दे।
थर्ड क्लॉज क्या कहती है कि जब वो कंसेंट दे देगा तो वो जो बिल पास हुआ था, जब वो बिल पास हो के उसके ऊपर सिग्नेचर प्रेसिडेंट के हो जाते हैं, सेंड वो दे देता है, तो वो बिल क्या बन जाता है, फिर वो बिल नहीं कहलाता, फिर वो लॉ कहलाता है, वो लॉ बन जाता है और वो कहलाता क्या है, एक्ट कहलाता है। ठीक है, एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट, एक्ट ऑफ द मजलिस शुरा कहलाता है। ये जितने भी हमारे एक्ट्स हैं जो हम लॉ में पढ़ते हैं, ये भी क्या है, ये वहीं से पास होकर आए हैं, इसीलिए हम इनको एक्ट्स का नाम देते हैं या इस चीज़ का। ठीक है, और उसके बाद क्या है, ये ऑफर नहीं लिखा हुआ, ये आफ्टर द असेंट ऑफ प्रेसिडेंट लिखा हुआ है। उसके बाद लास्ट क्लॉज नंबर 4 है कि नो प्रोविजन शैल बी इनवैलिड बाय द रीज़न कि कोई भी प्रोविज़न जो कि ये बिल पास हुआ है, इसकी कोई प्रोविज़न सिर्फ इस बिना पर इनवैलिड नहीं कह सकते हम उसको कि उसके अंदर किसी किस्म की रिकमेंडेशंस नहीं ली गई, क्योंकि ये जो बिल पास होता है ये तमाम तरह प्रोसीजर से गुजर कर ही पास होता है। और ये जो बाद के बहाने होते हैं ना कि इस बिल में कोई रिकमेंडेशन नहीं है, सेंक्शंस लगी हुई थी या कंसेंट जो थी वो कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक जो है इस बंदे की कंसेंट रिक्वायर्ड थी, कंसेंट नहीं ली गई, तो इन बातों की बिना पर उसको हम इनवैलिड नहीं कह सकते, बिकॉज ऑलरेडी वो जो बिल पास होकर आया है वो सारे प्रोसीजर से गुजर कर आया है। So this was all about our today's lecture. Thanks for watching the video, and if you like the video then don't forget to like, share and comment. Thank you so much.